इटर्नल्स मूवी के ऊपर जब मैंने एक वीडियो से बनाया था तो उस पे काफी अच्छा खासा रिस्पांस आया था। व्यूज के मामले में नहीं बल्कि कमेंट के मामले में। एंड उस कमेंट के मामले को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर के ऊपर भी एक ऐसा ही वीडियो ऐसे बनाया जाए। और हाजिर हूँ मैं उसके फर्स्ट पार्ट से। तो 2022 में सुपर हीरो मूवीज काफी ज्यादा निकली थी और उसमें काफी ज्यादा मिक्स्ड रिस्पांस आया था, जहां कुछ मूवीज को छोड़ के सारी मूवीज मिट ही रही थी। बट इन सब में से एक मूवी सबसे ज्यादा स्टैंड आउट की थी, वो था मॉर्बियस, जिसने 1 ट्रिलियन का बिजनेस किया। और उसके बारे में मैं अगर बात करूं तो एक अलग ही वीडियो बन सकती है, लेकिन यहाँ हम वाकांडा फॉरएवर की बात करने वाले हैं, जिसको जब मैं फर्स्ट टाइम देखने गया था तो मैं काफी ज्यादा हाइप्ड भी था और कॉशियस भी, क्योंकि इस मूवी को ना सिर्फ ब्लैक पैंथर को फॉलो अप करना था, जो कि इकलौती ऐसी सुपर हीरो मूवी है जिसने 3 ऑस्कर्स ग्रैब की, बल्कि इस मूवी को चैडविक बोसमैन की लेगेसी को भी ट्रिब्यूट देना था, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि रियान कुगलर के ऊपर कितना प्रेशर था। के अलावा मार्वल भी इतने सारे मिड मूवीज दे चुका था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे कम होने लगे थे। इस मूवी पे इतना ज्यादा प्रेशर था कि ये मूवी एक डिजास्टर बन सकती थी आराम से, और अगर रियान कुगलर चाहते तो इस मूवी को कैंसिल भी कर सकते थे एंड कह सकते थे कि अब कुछ सालों तक ब्लैक पैंथर की मूवीज नहीं आएगी। लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चैडविक बोसमैन उन्होंने इस मूवी को बनाने की हिम्मत की। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जो दिक्कतें बताए सिर्फ वही दिक्कतें थे, क्योंकि दिक्कतें उनको कई सारी फेस करनी पड़ी इस मूवी को बनाने के दौरान, जैसे कि कोविड आ गया, उसके बाद से कोई एक्टर चोटिल हो जा रहा था, और इन सब में से सबसे अनएक्सपेक्टेड तो था डायरेक्टर रियान कुगलर का पुलिस द्वारा पकड़े जाना, वो भी फॉल्सली प्रोफाइल केस में, जिसके वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। प्लस लेटिशिया राइट ने भी एक डम ट्वीट कर दिया था अबाउट कोविड, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। इतना कम लगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस मूवी में नेमोर को इंट्रोड्यूस कराना था, जहां टिचाला ना होने की वजह से नेमोर की एंट्री फीकी लगती, क्योंकि जब तक टक्कर देने वाला कोई पावरफुल कैरेक्टर सामने ना हो तब तक विलन के ताकत का या फिर उसके पावर का अंदाजा नहीं लगता है। ऊपर से एक जलपरा मतलब कि एक्वामैन पहले ही आ चुका था, तो उस मूवी से कंपैरिजन लाजमी था। प्लस कॉमिक्स में नेमोर काफी अच्छे से फिट हो जाता था एंड काम कर जाता था, लेकिन एमसीयू जो कि सालों से चलते आ रहा है उसमें कभी भी नेमोर का जिक्र नहीं हुआ, और उसको अचानक से दिखा देना और उसको फिट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इसके अलावा ये मूवी पोटेंशियली आयरन मैन की रिप्लेसमेंट, जिसे कॉमिक्स में भी हेट मिला है, मतलब कि विलियम्स, उसको भी इंट्रोड्यूस करा रही थी। सो आप देख सकते हैं कि इस मूवी को कितने सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बट स्टिल ये मूवी स्टैंड आउट करती है पिछले ब्लैक पैंथर मूवी के जैसी। मैंने ब्लैक पैंथर मूवी को फिर से देखा एंड मेरे लिए ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हार्टफेल्ट मूवी है, एंड मैंने ऐसी मूवी काफी साल बाद देखी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो के अंदर हम बाकी वीडियोस के जैसे थ्योरी नहीं देंगे, बल्कि एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसके अंदर हम ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर की मूवी थीम्स और कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमें वाकांडा फॉरएवर को समझने से पहले समझना होगा कि ब्लैक पैंथर मूवी कहना क्या चाहती थी और कैसे उस मूवी के इवेंट्स इस मूवी पे इफेक्ट करते हैं। लास्ट मूवी में टचाला और किलमॉन्गर के बीच में 2 फिलोसॉफिकल एक्सट्रीम्स की फाइट दिखाई गई थी, आइसोलिज्म और कोलोनिज्म। अब जैसा कि हम ब्लैक पैंथर में देख चुके हैं कि वाकांडन्स काफी प्राउड है अपने कल्चर और नेशन के बारे में, एंड एक सेंस ऑफ देशभक्ति उनके आइडल्स में ही है, तो उनके लिए वाकांडा पहले आता है और पूरी दुनिया बाद में। और ऐसे वाकांडा की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ है एरिक किलमॉन्गर, और ये कहानियां उसके लिए खास थी बिकॉज वो डायरेक्ट ऑपोजिट थी अफ्रीकन अमेरिकन की कंडीशन से। और पहली मूवी लिटरली स्टार्ट भी होती है एरिक से, जहां वो एक बार फिर से वाकांडा की कहानी सुनाने को कहता है। वाकांडन आइडियोलॉजी ये है कि उन्हें खुद को मजबूत रखना है और बाहरी दुनिया से अलग रहना है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा अच्छी नहीं होती। वाकांडा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, एंड ये चीज हमें मूवी के अंदर काफी क्लियरली दिखाई जाती है, जहां वाकांडन्स टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद भी ट्रेडिशंस को काफी अहमियत देती है, जो अपने राजा तक को भी ट्रेडिशनल वे में चूज करती है। वहीं एरिक की आइडेंटिटी कल्चर नहीं बल्कि रेशियल है, बिकॉज वाकांडन्स की स्किन का कलर सेम है ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी से। उसका सोचना ये है कि वाकांडन्स को भी कोलोनाइजर्स बन जाना चाहिए, और जो कोलोनाइजर्स है उनको उनके ही लैंग्वेज में समझाना चाहिए।
अब इन दो एक्सट्रीम आइडेंटिटीज के बीच में टचाला खड़ा रहता है, जब उसे ये पता चलता है कि उसके डैड ने अपने भाई को मार दिया बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी। सो टचाला इन दोनों आइडियोलॉजी के बीच के ग्राउंड को ढूंढने में लग जाता है। इसीलिए इन द एंड टचाला दोनों ही आइडेंटिटीज को रिजेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि वाकांडा अपने दरवाजे खुले रखेगा उन लोगों के लिए जिनके लिए किलमॉन्गर लड़ रहा था। मतलब कि वाकांडा रेडी है अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, लेकिन बस कुछ सिलेक्टेड नेशंस के साथ जिसे उनकी जरूरत है, ना कि यूएस या डेवलप्ड नेशंस के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग भैया हथियार बनाकर वाकांडा के ऊपर ही ट्राई करेंगे, जो कि हमें वाकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर देखने को मिला भी, जहां पे यूएस वाले वाइब्रेनियम लेने के लिए वाकांडन फैसिलिटी पे हमला करने की कोशिश भी करते हैं और फिर वाइब्रेनियम की तलाश दूसरी जगह करना शुरू कर देते हैं। अब टचाला की डेथ हो चुकी है तो नेशंस वाकांडा को अपनी पॉलिसी पर एक्ट करने के लिए कह रहा है, स्पेशली अमेरिका, बिकॉज दे लव फ्री मिनरल्स। सो अब वाकांडा क्वीन रेमोंडा के हाथों में है, जो ये बिलीव करती थी कि आइसोलिज्म ही ठीक है, और उनके हिसाब से तो वो चाहती ही नहीं थी कि वाकांडा कभी अपने दरवाजे दूसरे के लिए खोले, और एक ऐसे फिलॉसफी को डिपेंड करना जिस पे आप खुद विश्वास नहीं करती काफी मुश्किल होता है, और इसी मुश्किल से रेमोंडा गुजर रही थी। ऊपर से अमेरिकन खुद ही माइन करने के लिए निकल जाते हैं वाइब्रेनियम को, और वो नेमोर के हाथों लग जाते हैं, जहां टेलोकॉन्स को वो गुस्सा दिला देते हैं, जिसके बाद से नेमोर वाकांडा को ही ब्लेम करता है बिकॉज ये उनके फॉर्मल किंग का ही डिसीजन का आफ्टरमैथ रिजल्ट था। टेलोकॉन्स भी आइसोलिज्म को फॉलो करता है और किसी भी कीमत में अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता है, स्पेशली वाकांडा के डिसीजंस के वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से वाकांडा के पास अब फिर से सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो फिर से आइसोलिज्म में चले जाए जहां चारों ओर दरवाजा बंद कर ले, या फिर अपने डेड किंग के चॉइसेस को ऑनर करे, जिसकी वजह से आगे जाके दो नेशन वॉर में आएंगे। सुन त्सू ने अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में कहा था, इन द मिडेस्ट ऑफ कियोस देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, यानी कि अराजकता के बीच में ही अवसर है, और यही फिलॉसफी आजमाता है अमेरिका। क्योंकि अब वाकांडा के पास उसका प्रोटेक्टर ब्लैक पैंथर नहीं है, तो वो इस ट्रेजेडी का फायदा उठाकर वाकांडा को प्रेशराइज कर रहा है कि वो वाइब्रेनियम इनके साथ शेयर करे, जबकि टचाला का डिसीजन कुछ और था और वो उनको जानबूझकर मिस इंटरप्रेट करवा रहे हैं, जिससे वो लोग लीगली वाइब्रेनियम वाकांडा से ले सके, और साथ ही वो वाकांडा को भी कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वाइब्रेनियम की तलाश वो वाकांडा के आसपास वाली रीजन और दूसरे जगह पे कर रहा है, जहां उन्हें एक जगह तो सफलता मिल जाती है, और ये सारी वही चीजें हैं जिससे वाकांडा हजारों सालों से डर रहा था। और फिर अमेरिकन टालोकांस को भी एंग्री कर देते हैं, जिसके रेस्पॉन्स में टालोकांस अमेरिकन को भी मार देते हैं। और अब अमेरिकन्स को लगता है कि ये काम वाकांडा वालों ने किया है क्योंकि वो वाइब्रेनियम के करीब पहुंच गए थे, जिसके वजह से वाकांडा और अमेरिकन्स के बीच में रिफ्ट आ जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी मौके का फायदा या फिर कियोस का फायदा उठाकर नेमोर वाकांडा को टेलोकांस के साथ खड़े होने का ऑफर देता है, ताकि वो वाकांडा के साथ मिलकर पूरी दुनिया को कॉन्कर कर ले। नेमोर अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था और उसने इस मौके पे चौका मारने की कोशिश की, जहां वो अपने पर्सनल वेंजेंस के लिए वाकांडा को इस्तेमाल करना चाहता था। अब ऐसे में वाकांडा एक काफी ट्रिकी पोजीशन में पहुंच जाता है, जहां वो अपने आइडल्स को साइड रख के नेमोर के साथ पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था, या अमेरिका को वाइब्रेनियम दे देता, जिससे वो दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अमेरिका क्या ही करता है। और अगर वो टालोकांस का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो टालोकान और वाकांडा के बीच में जंग होगी, एंड इसमें टालोकान के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि टालोकान ऑलमोस्ट इक्वल है वाकांडा के, और उनके पास नेमोर भी है जो कि टालोकांस के लिए एक गॉड के बराबर है। वही वाकांडा की ओर देखे तो वाकांडा अभी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि अभी उनके पास किंग नहीं है। ये पहली ऐसी वॉर हो सकती थी जहां वाकांडा हार सकता था। देखा जाए तो वाकांडा ऐसे वॉरफेयर में फंसा था जहां उसका निकलना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ से अगर कोई वाकांडा को निकाल सकता था वो था ब्लैक पैंथर, जिसकी वाकांडा को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मतलब कि एक ऐसे प्रोटेक्टर की जो कि वाकांडा को बचाए। एंड वाकांडा को वो मिलती भी है जो कि प्रीवियस किंग के जैसी ही होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो शूरी भी बदले की आग में अंधी होकर नेमोर को ऑलमोस्ट मारना ही चाहती थी, जैसे टचाला अपने डैड का बदला लेने के लिए विंटर सोल्जर को मारना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि असली कातिल जेमो है तब वो उसको नहीं मारता।
यहाँ पर आप देखिएगा तो दोनों ही ब्लैक पैंथर वो चूज करते हैं जो ग्रेटर गुड के लिए सही रहता है। तचाला जीमो को जेल भेज देता है, वहीं शूरी निमोर के साथ हाथ मिलाती है अपने शर्तों पे, ताकि इन दोनों में जो आपसी मतभेद के वजह से उसकी प्रजा जो सफर कर रही है वो ना करे। एक अच्छा राजा वही होता है जो खुद से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचे एंड उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो कि हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर देखने को मिला। इस मूवी में अभी भी कई सारे ऐसे एस्पेक्ट है जिसको कवर करना बाकी है, जिस पर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं वो भी आप हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।